सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ओल्ड पेपर गोल्डन पेपर सीरीज में पेश है एसीएफ फिजिक्स पेपर। इसमें कुछ 200 प्रश्न हैं, जिनमें से पहले 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड व्हेन लाइट वेव इंटरफियर। इनमें से कौन सा संरक्षित रहता है जब प्रकाश का विकिरण होता है। इन राशियों में केवल आवर्ती है जो कांस्टेंट रहती है, संरक्षित रहती है, बाकी सारी चेंज हो जाती हैं। तो आंसर होगा 4। टू लाइट बीम्स with intensities I1 and I2 superimpose to produce interference pattern. The contrast between the fringes is the best when। और दो प्रकाश किरण जिनकी तीव्रता I1 और I2 है अध्यारोपित होती हैं और व्यतिकरण प्रतिरूप बनाती हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप सबसे बेस्ट बनेगा, सबसे क्लियर बनेगा, कॉन्ट्रास्ट सबसे अच्छा होगा कब? जब I1 बराबर I2, यानी दोनों स्रोतों की तीव्रता जब बराबर होगी तो हमें सबसे अच्छा पैटर्न दिखेगा, क्योंकि डार्क फ्रिंज जो है उसकी तीव्रता फिर 0 होगी और जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी तीव्रता मैक्सिमम होगी, 4 टाइम्स होगी। तो पहला आंसर आएगा, पहला ऑप्शन I1 इक्वल टू I2। कलर आर प्रोड्यूस्ड इन ए सोप बबल बाय। एक साबुन के बुलबुले में कलर कैसे प्रोड्यूस होते हैं, किसके द्वारा? तो इंटरफेरेंस, व्यतिकरण के द्वारा साबुन के बुलबुले में कलर दिखते हैं। टू वेव्स हैविंग द इंटेंसिटीज इन द रेशियो 9:1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। दो तरंगे जिनकी तीव्रताएं 9 और 1 के अनुपात में है इंटरफेरेंस करती हैं। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है। तीव्रता आयाम के वर्ग के बराबर समानुपाती होती है, तो इनका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 3:1 ये हमारे सोर्स के आयाम हो जाएंगे। और तीव्रता जब निकालेंगे तो 3 + 1 बटे 3 - 1 का होल स्क्वायर, वो अपने पास आएगा 4/2, यानी 2/1 का होल स्क्वायर, और आंसर आएगा 4:1, ऑप्शन नंबर 1। The thickness of an oil film on the water surface so that colors can be seen on it should be। एक तेल की फिल्म जो पानी की सतह पर है उसकी मोटाई क्या हो कि वो कलरफुल दिखे? तो ये आंसर होगा 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर की कोटि की होगी तो कलरफुल दिखेगी, इंटरफेरेंस होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट इन द बाइप्रिज्म इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। और द्विप्रिज्म के व्यतिकरण प्रयोग में सोर्स की नेचर कैसी होती है? तो ये नैरो स्लिट, सक्रिय स्लिट के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर 3। टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन बोथ गिव्स आउट लाइट वेव्स ऑफ सेम। दो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध कहलाते हैं यदि उनसे निकलने वाली तरंगों में वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी उनकी तरंग दैर्ध्य समान हो और उनका जो फेज डिफरेंस है, कलांतर है, वो कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर 3। इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड फॉर पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग वेव। और यंग के द्विछिद्र प्रयोग में अधिकतम तीव्रता प्राप्त करने के लिए दोनों तरंगों के मध्य पथांतर कितना होना चाहिए? ये n लैम्डा होगा, लैम्डा का पूर्ण गुणज। The ratio of phase difference to the path difference between two light waves। दो प्रकाश तरंगों में पथांतर, कलांतर और पथांतर का रेशियो क्या होगा? कलांतर और पथांतर का रेशियो k के बराबर होता है, k तरंग संचरण नियतांक 2π/λ। तो आंसर आएगा 1। और ये फॉर्मूला ही होता है, हम याद रख लें, कलांतर बराबर 2π/λ इंटू पथांतर। तो कलांतर और पथांतर का जो अनुपात है वो 2π/λ के बराबर होता है, जिसे हम k कहते हैं। सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे हैं, बड़े स्टैंडर्ड वाले हैं।
आसान जरूर है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है। आगे आने वाली सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए ये निश्चित ही इम्पोर्टेंट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम ए नैरो स्लिट illuminates two parallel narrow slits producing an interference pattern on a screen far away। वो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से दो पैरेलल नैरो स्लिट हैं, वो जगमगाती हैं और सामने एक पर्दा रखा है, उस पर व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फ्रिंजेस विड्थ इफ द स्लिट सेपरेशन इज मेड ट्वाइस। यानी जो फ्रिंज चौड़ाई है उस पर क्या असर पड़ेगा यदि सेपरेशन बिटवीन द स्लिट मेड ट्वाइस, स्लिटों के बीच की चौड़ाई को दुगना कर दिया जाए, एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, और पर्दे से स्लिट्स के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। तो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला अपने पास होता है बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ स्मॉल डी को दुगना किया गया है और कैपिटल डी को आधा किया गया है, तो दोनों फैक्टर रिड्यूस करेंगे बीटा और इट विल बिकम 1/4, 1/4 हो जाएगी। So fourth option is correct. A thin film having thickness T is very less than lambda is seen in white light. It will appear. एक बहुत ही पतली फिल्म है जिसकी मोटाई जो है वो लैम्डा की तुलना में बहुत कम है और ये व्हाइट लाइट में देखी जाती है, तो कैसी दिखेगी? तो ब्लैक दिखेगी। कारण ये है कि जब हम उससे देखेंगे परावर्तित प्रकाश में, तो थिकनेस बहुत कम होने के कारण उसके कारण जो पथांतर है वो तो जीरो होगा और पथांतर केवल लेमडा बाई 2 होगा। जो भी तरंगें जाएंगी उनमें पथांतर लेमडा बाई 2 होगा और इससे अदीप्त फ्रिंज बनेगी, अंधेरा होगा और ये ब्लैक दिखेगी। और यही यदि पारगमित प्रकाश के लिए बात की जाए तो वहां हमें ये ब्राइट दिखेगी। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग इन न्यूटन्स रिंग इज। न्यूटन वलय में डार्क रिंग का डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती होता है। इन द फ्रेजनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, फ्रेनेल के द्विप्रिज्म प्रयोग में द टू कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑब्टेन्ड। दो खुला संबद्ध स्रोत किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो ये रिफ्रैक्शन से प्राप्त किए जाते हैं, आयाम द्वारा, आयाम विभाजन, अपवर्तन के द्वारा आयाम विभाजन होता है और उससे प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन होगा पहला। When a light wave suffers reflection at the interface between air and glass medium, जब किसी प्रकाश तरंग का कांच और हवा का जो अंतरापृष्ठ है उससे रिफ्लेक्शन होता है, द चेंज ऑफ फेज ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव इन एयर मीडियम इज गिवन बाय। तो हवा में वापस लौटती, वापस परावर्तित होती तरंग में कितना फेज डिफरेंस हो जाएगा? तो इट विल बी पाई, पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा। जब भी सघन माध्यम से तरंग परावर्तित होती है तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस पैदा हो जाता है। टू स्लिट्स illuminated with red light of wavelength 650 nanometer have a separation of 1 millimeter। दो स्लिट, उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वो 650 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन एट 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट। पर्दा 1 मीटर की दूरी पे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज एंड द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज विल बी। तीसरी डार्क और पांचवी ब्राइट फ्रिंज के मध्य सेपरेशन क्या होगा, चौड़ाई क्या होगी, दूरी क्या होगी? तो यहाँ दो फ्रिंज की दूरी हो जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ बीटा हमें ज्ञात करना है और बीटा का वही फॉर्मूला है लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और मेरी कैलकुलेशन के अनुसार इसका आंसर प्राप्त हुआ मुझे 1.3 मिलीमीटर, but here is not in any option that type of data, so this is a suspicious question. Next है a thin film is observed in white light। एक पतली फिल्म को श्वेत प्रकाश में देखा जाता है। The color of the film seen at a particular point depends on। किसी खास जगह पर उसका कलर किस पे डिपेंड करेगा? और थिकनेस ऑफ द फिल्म,
फिल्म की मोटाई पे डिपेंड करेगा। और ये याद रखने की बात है, यदि फानाकार फिल्म है तो उसके फान कोण पर भी उसके जो एंगल है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ हमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो केवल फिल्म की मोटाई पे ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है, एन इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय टू आइडेंटिकल स्लिट्स, दो समान स्लिट के द्वारा इंटरफेरेंस होता है। द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा इज आई, उच्चतम तीव्रता आई है। इफ आइदर स्लिट इज क्लोज्ड, यदि कोई भी स्लिट एक बंद कर ली जाती है, द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा इज आई जीरो, तो अधिकतम तीव्रता आई जीरो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है? तो आई इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई जीरो। जब भी व्युत्क्रमण होता है और दोनों समान तीव्रता के स्रोत हैं, तो मैक्सिमा पर अधिकतम तीव्रता जो है वो 4 गुनी होती है और मिनिमा पर आई माइनस आई जीरो हो जाती है। तो हमारा आई मैक्सिमा जो पूछा है वो 4 टाइम्स आई जीरो होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसेंशियल फॉर ऑब्जर्विंग डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के लिए कौन सी चीज अनिवार्य है? तो ए नैरो स्लिट, एक संकरी स्लिट होनी जरूरी है, तभी रिजुरेखीय संचरण से प्रकाश का मुड़ाव होता है, मुड़ना होता है, और इसी को हम विवर्तन कहते हैं। The condition for observing Fraunhofer diffraction from a single slit is that the light wave front incident on the slit should be. So condition observing Fraunhofer diffraction किसी सिंगल स्लिट से देखने के लिए जो लाइट वेव आ रही है उसका वेव फ्रंट कैसा होना चाहिए, यानी जो आपतित तरंगाग्र है वो कैसा हो, तो वो समतल होना चाहिए। इसमें फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो स्रोत है उसको अनंत दूरी पे हम मानते हैं, इसलिए आपतित तरंगाग्र हमेशा प्लेन है, समतल तरंगाग्र होते हैं। फॉर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री फॉर ए लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, द विड्थ ऑफ द स्लिट इज। सिंगल स्लिट से फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है और थीटा दे रखा है 30 डिग्री और लाइट की वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो स्लिट की विड्थ क्या होगी? तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है ई साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, और फर्स्ट डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं अब, तो एन बराबर 1, तो ई साइन थीटा इक्वल टू लेमडा, और यहाँ से ई बराबर आ जाएगा लेमडा अपॉन साइन थीटा, और ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो अपने पास मान आएगा 10 into 10 to power minus 5 centimeter is equation. When white light is incident on a diffraction grating, the light that is deviated most from the central image. जब किसी विवर्तन ग्रेटिंग पर लाइट गिरती है, व्हाइट लाइट गिरती है, तो कौन से रंग का डेविएशन सर्वाधिक होगा? तो इसमें रेड का होगा। यहाँ ध्यान रखने की बात है, यदि प्रिज्म की बात होती तो सबसे ज़्यादा डेविएशन ब्लू का होता है, बैंगनी का होता है सॉरी, और सबसे कम रेड का होता है। लेकिन यहाँ ग्रेटिंग में एकदम उल्टा होता है, यहाँ रेड का डेविएशन मैक्सिमम होगा और वायलेट का न्यूनतम होगा, तो आंसर होगा रेड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स अवेलेबल विद ए ग्रेटिंग इज, तो ग्रेटिंग से अधिकतम जो क्रम है विवर्तन का वो किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग के एलिमेंट पर ये सीधा सीधा डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कंफर्म्ड बाय डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी कंफर्म होती है? वेव नेचर, तरंगों का ही होता है डिफ्रैक्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगोज लार्जेस्ट डिफ्रैक्शन, इनमें कौन सी तरंगों का सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन होगा? और डिफ्रैक्शन उसका सर्वाधिक होगा जिसका लैम्डा सर्वाधिक है, और इन दी गई तरंगों में रेडियो वेव्स का लैम्डा सर्वाधिक होता है, वेवलेंथ सर्वाधिक होती है, तो आंसर आएगा रेडियो वेव्स। इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विल बी, और डिफ्रैक्शन पैटर्न में सिंगल स्लिट के कारण डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वो कब अधिकतम होगा, उसकी चौड़ाई कब अधिकतम होगी?
greater for narrow slit. स्लिट जितनी ज़्यादा नैरो होगी, स्लिट की चौड़ाई जितनी कम होगी, उसकी विड्थ उतनी ही ज़्यादा होगी। स्लिट की चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। इंटरफेरेंस डिफर्स फ्रॉम डिफ्रैक्शन एंड डेप्थ। व्यतिकरण विवर्तन से अंतर रखता है किस चीज में? द इंटेंसिटीज फॉर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इज कांस्टेंट बट नॉट फॉर डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। इंटेंसिटी जो है वो व्यतिकरण फ्रिंजों की इंटेंसिटी एकदम इक्वल होती है, जबकि डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम नहीं होती। केंद्रीय उच्चिष्ट की अधिकतम होती है और उसके बाद बड़ी तेजी से घटती जाती है। द विड्थ ऑफ द डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस वेराइज। विवर्तन की जो फ्रिंजें होती हैं उनकी विड्थ किस प्रकार से वेरी करती है? तो इनवर्सली एज द विड्थ ऑफ स्लिट। स्लिट की विड्थ जैसे जैसे बढ़ेगी, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस की विड्थ है वो बड़ी तेजी से घटती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। व्हाट इज द एंगुलर स्प्रेड बिटवीन द फर्स्ट मैक्सिमम एंड द सेंट्रल मैक्सिमम? कोणीय अंतर या कोणीय चौड़ाई दोनों के बीच में कोणीय डिफरेंस कितना होगा प्रथम उच्चिष्ट और केंद्रीय उच्चिष्ट के मध्य? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए 540 nm का वेवलेंथ डाला जाता है और स्लिट की चौड़ाई 1 मिलीमीटर है। और इसके लिए हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे ई साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, और इससे n बराबर 1 और n बराबर 2 रखकर जब साइन थीटा थीटा जब निकालेंगे रेडियन में तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 540 10 की घात -6 रेडियन। यहाँ से ये हो जाएगा। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट के लिए है, so this will be correct answer. Next है to observe diffraction the size of the obstacle. डिफ्रैक्शन देखने के लिए ऑब्स्टेकल की साइज कितनी होनी चाहिए? should be same of the order of wavelength. तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए हमारा अवरोधक, तभी दिखता है विवर्तन। डिस्पर्जन पावर ऑफ ए ग्रेटिंग कैन बी डिफाइंड एज। ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता, विक्षेपण क्षमता को कैसे डिफाइन किया जाता है? चेंज इन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वेवलेंथ। विवर्तन कोण में परिवर्तन तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष डी थीटा बाई डी लेमडा होता है, और डी थीटा चेंज इन डिफ्रैक्शन एंगल एंड डी लेमडा चेंज इन वेवलेंथ। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज। माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर पूछी है कि ये किस पे डिपेंड करती है? तो इसमें कुछ शंका है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो रिजॉल्विंग पावर है माइक्रोस्कोप की उसका फॉर्मूला होता है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। तो यहाँ हम देखें तो तीनों ऑप्शन सही है। वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करती है लेंस की, और डायमीटर पे भी डिपेंड करती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ ये होना चाहिए था कि डिपेंडेंट ऑफ ऑल, then it would be right. So there is suspense on this question. Next है the resolving power of a telescope with lens of diameter 1.22 meter और a wavelength of 500 nanometer. और टेलीस्कोप के लिए पूछा है। टेलीस्कोप में हम देखें तो जो रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला टेलीस्कोप के लिए होता है वो है कैपिटल D अपॉन 1.22 lambda, where D is diameter. So when we put the values, we get option number 4 is correct. 20 lakh. So this will be our answer. Resolving power. Then the wavelength of light used in optical instrument are lambda 1 is this, lambda 2 is this. The ratio of their respective resolving powers corresponding to lambda 1 and lambda 2.
रिजोल्विंग पावर जो होती है, विभेदन क्षमता हमेशा लैम्ब्डा के व्युत्क्रमणपाती होती है। तो यहाँ रिजोल्विंग पावर का जो रेशियो होगा वो लैम्ब्डा के व्युत्क्रमणपाती होने के कारण लैम्ब्डा 2/λ1 हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा 5:4, 5:4। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Resolution limit of eye is 1 minute. At a distance of h km from the eye, two persons stand with a lateral separation 3 meter. For the two persons to be just resolved by the naked eye, x should be। तो यहाँ हमें दे रखा है कि आँख की जो विभेदन सीमा है वो 1 मिनट है और x किलोमीटर दूरी पर कोई व्यक्ति खड़े हैं जिनके बीच की दूरी 3 मीटर है, तो x का अधिकतम मान क्या हो कि उनको ठीक-ठीक विभेदित किया जा सके? तो यहाँ हम विभेदन सीमा का फ़ॉर्मूला लगाकर विभेदन सीमा वो न्यूनतम कोण है, आँख पे बनने वाला कोण है, जिससे कि दोनों को विभेदित किया जा सके और कोण का फ़ॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या और यहाँ से हम ये फ़ॉर्मूला लगाकर दूरी ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या जो आएगी हमारी वही वो दूरी होगी और ये आंसर आएगा 10 किलोमीटर। द क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाज गिवन बाय। क्राइटेरिया विभेदन के लिए किसने दिया? तो ये विभेदन की कसौटी जो है रेले द्वारा दी थी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। द रिजोल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप डिपेंड्स ऑन। टेलीस्कोप की रिजोल्विंग पावर किस पे डिपेंड करती है? और ये दूरदर्शी की रिजोल्विंग पावर डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा था एक जिसमें ये सीधे सीधे डायमीटर पे डिपेंड करती है टेलीस्कोप की। द रिजोल्विंग पावर ऑफ ए ग्रेटिंग हैविंग n slits in nth order will be। ग्रेटिंग की रिजोल्विंग पावर, इसका सीधा ही फॉर्मूला होता है स्मॉल n इंटू कैपिटल N। ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता जो है वो विवर्तन के क्रम और ग्रेटिंग में रेखाओं की संख्या दोनों के गुणनफल पर डिपेंड करती है। ए लिमिट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ए रिजोल्विंग इंस्ट्रूमेंट इज सेट बाय। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की विभेदन क्षमता किसके द्वारा लिमिटेड कर दी जाती है? और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के विवर्तन के कारण प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट की एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा वो विभेदन नहीं कर सकता। द रिजोल्विंग पावर ऑफ ए प्रिज्म इज। प्रिज्म की विभेदन क्षमता क्या होगी? तो प्रिज्म की विभेदन क्षमता का फॉर्मूला होता है T इंटू डी म्यू बाई डी लेमडा। तो जहाँ T प्रिज्म के आधार की चौड़ाई है और डी म्यू बाई डी लेमडा लेमडा के सापेक्ष अपवर्तन में परिवर्तन की दर है अपवर्तनांक में। तो इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है, इसमें दोनों चीज़ें दे रखी हैं तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। चौथा ऑप्शन भी थिकनेस दे रखी है और ऑप्शन नंबर 2 भी, ऑप्शन 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ, दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो यहाँ समस्या है, कोई एक ऑप्शन देना चाहिए था। यहाँ बोथ ऑप्शंस आर राइट। What is the angle between the plane of oscillation and plane of polarization of the polarized light? तो ध्रुवण तल और कंपन तल के मध्य कोण π/2 होता है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। Which of the following show transverse nature of light? इनमें से कौन लाइट की अनुप्रस्थ प्रकृति दर्शाता है? तो ध्रुवण है, क्योंकि ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही होता है। If a Polaroid is rotated, it is found that intensity of light varies but never reduces to zero. It shows the incident light is। जब पोलराइड को घुमाया जाता है तो तीव्रता कम तो होती है, यानी परिवर्तित तो होती है, लेकिन कभी जीरो नहीं होती। तो लाइट कैसी है? तो ये लाइट पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड है, आंशिक रूप से समतल ध्रुवित है। यदि पूरी तरह ध्रुवित होती तो तीव्रता कहीं ना कहीं जीरो होती। Which of the following cannot be polarized? इसको ध्रुवित नहीं किया जा सकता। तो साउंड वेव्स को ध्रुवित नहीं किया जा सकता, क्योंकि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, केवल ट्रांसवर्स वेव्स हैं उनको ही ध्रुवित किया जा सकता है। The amplitude of unpolarized light incident on the
polarizer is A. What will be the amplitude of the polarized light transmitted through it? कोई विश्लेषक है, उसके ऊपर ए एम्पलीट्यूड की लाइट डाली जाती है, जो बाहर निकलने वाली लाइट है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो ये ध्यान रखें कि आई तीव्रता की जब कोई लाइट पोलराइजर से गुजरती है तो मिलने वाली लाइट I/2 होती है, यानी उसका 1/2 भाग वो रोक लेता है, यानी तीव्रता आधी हो जाती है। तीव्रता आधी हो जाएगी तो आयाम जो तीव्रता का वर्गमूल होता है वो 1/√2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा A/√2। The refractive index is equal to the tangent of the angle of polarization. This statement is called ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर नियम ये कहता है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो ध्रुवण कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। म्यू इक्वल टू tan थीटा, where theta is angle of polarization. For a doubly refracting crystal, एक द्वि अपवर्तन क्रिस्टल के लिए the refractive indices for the ordinary and extraordinary rays are given as mu0 and mu e. सामान्य किरण और असाधारण किरण के लिए mu0 और mu e है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस, प्रकाशिक अक्ष के साथ साथ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, कौन सा सत्य है? तो दोनों बराबर होंगे प्रकाशिक अक्ष के साथ, दोनों अपवर्तनांक इक्वल होंगे, mu0 will be mu e. निकोल प्रिज्म इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ, निकोल प्रिज्म किस पे डिपेंड करता है, किस पे बेस्ड है? डबल रिफ्लेक्शन, द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल मे बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पोलराइड्स, पोलराइड बनाने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? तो कुनेन आयोडोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। इन एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश के लिए एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, इस वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है, एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, आयाम का जो परिमाण है वो भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। एंड द 50th क्वेश्चन इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, समतल ध्रुवित प्रकाश पैदा किया जा सकता है सिंपल रिफ्लेक्शन, केवल परावर्तन के द्वारा, निकोल प्रिज्म के द्वारा भी, पाइल ऑफ प्लेट्स के द्वारा भी, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक्स।